नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ई लर्निंग क्लासेस में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी चल रही होगी। मैं आपके सामने हाजिर हूं आज एक नए पार्ट के साथ। ज्योग्राफी का एक नया पार्ट होगा, भूगोल की हम बात करेंगे दोस्तों। अभी तक मैंने भूगोल के अंदर जितनी भी भौगोलिक स्थिति थी उसके बारे में बात की है आपसे। लगभग 5 या 6 वीडियोज मैंने आपके लिए उसमें बनाई हैं, डाली हैं। आगे का आज का जो पार्ट होगा, आज हम थोड़ा सा फिजिकल ज्योग्राफी की बात करेंगे इंडिया में। अभी तक हमने जो सिचुएशन बताई थी भारत में वो ज्योग्राफी पॉलिटिकल इंडिया की बात की थी। आज मैं थोड़ा सा फिजिकल इंडिया पर जाऊंगा और फिजिकल इंडिया का जो आज का चैप्टर होगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा, पेपर में क्वेश्चंस आते हैं और बड़ा भी है ये चैप्टर, कई क्लासेस इसके अंदर लगेंगी। और ये होगा आपके लिए भारत का रिवर सिस्टम, ठीक है। नदीय तंत्र की यहाँ पर बात की जाएगी भारत के की, या फिर हम इसको अपोहा तंत्र के रूप में भी बात करेंगे, ठीक है। रिवर सिस्टम की अगर दोस्तों बात की जाए, यहां पर देखोगे सबसे पहले इस रिवर सिस्टम के अंदर इसको सिस्टम बोलेंगे, रिवर सिस्टम, नदीय तंत्र। देखो, इस रिवर सिस्टम की अगर बात की जाए दोस्तों, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है। मैं बिल्कुल बेसिक से बात करूंगा सारी चीजों की, ठीक है। जिस तरीके से मैं पढ़ाता आया हूं बिल्कुल बेसिक से, उसी तरीके से मैं सारी चीजों को आज पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि रिवर किसे कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि नदी किसको कहा जाता है। तो नदी कहा जाता है दोस्तों बहते हुए पानी की प्राकृतिक जलधारा को, बहते हुए पानी की प्राकृतिक जलधारा को, जलधारा, ठीक है। जो वाटर स्ट्रीम होती है, फ्लो होती है, नेचुरल वाटर स्ट्रीम जो फ्लो होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, रिवर बोलते हैं। सबसे पहली बात, ठीक है, कि हमें यह समझ में आना चाहिए कि नदी किसको कहा जाता है। अब देखो, दूसरे पॉइंट में बात करूं दोस्तों इसमें, तो भारत में छोटी और बड़ी नदियों को मिलाकर लगभग बताया जाता है कि 4000 नदियां हैं। कितनी हैं? 4000 नदियां हैं, छोटी और बड़ी नदियों को अगर मिला लिया जाए। इसमें से कुछ नदी छोटी हैं, कुछ नदी बड़ी हैं। जैसे मुख्य नदियों के रूप में ज्यादातर 14 नदियां बताई जाती हैं कि देश में 14 नदियां मुख्य नदी हैं, जो बड़ी नदी भी कही जाती हैं। बाकी कुछ मझोली नदी है, कुछ छोटी नदी है। तो इस तरीके से होता है। अब देखो, क्वेश्चन यहां से क्या आता है। क्वेश्चन ये आता है कि ये बताइए कि बड़ी नदी और छोटी नदी की पहचान हम किस रूप में करते हैं। भाई, जैसे गंगा नदी बड़ी नदी है, यमुना नदी बड़ी नदी है, गोदावरी नदी बड़ी नदी है, कृष्णा नदी बड़ी नदी है। कुल ये 14 नदियों के मैं नाम लूंगा, यहां पर अलग से आपको बताऊंगा अभी। तो ये बड़ी नदियां किस बेसिस पर कहते हैं हम। अगर कोई नदी छोटी है तो उसे छोटी नदी किस बेसिस पर कहा जाएगा। तो दोस्तों, ये जो बेस बनाया जाता है कि कौन सी नदी छोटी है और कौन सी नदी बड़ी है, इनके आधार क्या होते हैं। बड़ी नदी किसे कहेंगे हम, बड़ी नदी का आधार क्या है और छोटी नदी का आधार क्या है। तो इनका जो आधार होता है वो दोस्तों, जो बेस होता है कहने का, वो होता है इनका बेसिन। क्या बोलते हैं? बेसिन। और इसी बेसिन को हम क्या बोल सकते हैं? द्रोणी। क्या बोल सकते हैं? द्रोणी या बेसिन भी इसको बोल सकते हैं। अब ये बेसिन और द्रोणी का क्या मैटर होता है, इस बात को भी थोड़ा सा हम समझेंगे। देखो दोस्तों, जिस नदी का बेसिन क्षेत्र, अभी मैं सारी चीजों को क्लियर करूंगा एक एक करके। जिस नदी का बेसिन क्षेत्र 20,000 स्क्वायर किलोमीटर, जिस नदी का बेसिन क्षेत्र 20,000 स्क्वायर किलोमीटर या इससे ज्यादा हो, जिस नदी का बेसिन क्षेत्र 20,000 स्क्वायर किलोमीटर या इससे ज्यादा हो, उस नदी को हम दोस्तों कौन सी नदी बोलेंगे? बड़ी नदी। कौन सी बोलेंगे? बड़ी नदी। और जिस नदी का बेसिन क्षेत्र 2,000 स्क्वायर किलोमीटर या इससे छोटा हो दोस्तों, उस नदी को कैसी बोली जाएगी? छोटी नदी। कैसी नदी बोली जाएगी? छोटी नदी। जो नदी 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा की है उसे बड़ी नदी, या उसके बराबर भी है
जो नदी 2000 स्क्वायर किलोमीटर या इससे कम की है उसे छोटी नदी। अब इसके बीच में जो रह जाता है 20,000 से कम और 2000 से ज्यादा जिनका क्षेत्रफल है नदियों का, उन नदियों को मझोली नदी कहा जाता है। कैसी नदी कहा जाता है? मझोली नदी उन नदियों को कहा जाता है जो 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से कम और 2000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा होती है। अब दूसरी बात समझने वाली यह है कि किसी नदी का बेसिन क्या होता है दोस्तों, तो किसी नदी का बेसिन होता है उसका क्षेत्रफल। जितने क्षेत्रफल को घेरकर वो नदी चलती है उसे उस नदी का बेसिन कहते हैं। बेसिन क्षेत्र जो होता है वो नदी का एक पर्टिकुलर क्षेत्र होता है। एक छोटी भी नदी हो सकती है, बड़ी भी नदी हो सकती है, मझोली भी हो सकती है। किसी भी नदी का एक बेसिन क्षेत्र हो सकता है कि मान लो कोई नदी बह रही है और वो 1000 स्क्वायर किलोमीटर में बह रही है और उसके क्षेत्र को पूरे को घेर के चल रही है, तो उसका बेसिन क्षेत्र 1000 स्क्वायर किलोमीटर हो जाएगा। एक तो ये वाली बात समझने वाली है। दूसरी बात समझने वाली ये है कि हम बार बार एक पॉइंट सुनते हैं, अपवाह तंत्र। क्या सुनते हैं? अपवाह तंत्र। अब ये अपवाह तंत्र को इंग्लिश में बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम। क्या बोलते हैं? ड्रेनेज सिस्टम। अब दोस्तों ये ड्रेनेज सिस्टम जो होता है वो क्या होता है नदी का? देखो, ड्रेनेज सिस्टम होता है नदी का कि नदी कितने बड़े क्षेत्र की सिंचाई करती है और उस नदी में उसकी जितनी भी सहायक नदियां होती हैं वो सब शामिल कर ली जाती हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा सा रियलाइज कराऊं, मान लो जैसे एक नदी यहां से चली और ये नदी जाकर यहां पर खत्म हो गई। ओके, अब इस नदी से आकर यहां पर कोई नदी मिल गई, यहां पर कोई नदी मिल गई, इधर से मिल गई और इधर से मिल गई, इधर से आकर कोई नदी मिल गई। क्लियर? ये नदी बही और इससे आकर ये छोटी छोटी नदियां और मिल गई। तो ये जो छोटी नदियां ये भी किसी क्षेत्र को सींच रही होंगी। यहां पर इनका भी पानी किसी क्षेत्र में जा रहा होगा, इनका पानी भी किसी क्षेत्र में जा रहा होगा, इसका पानी भी किसी क्षेत्र में जा रहा होगा। ऐसा तो नहीं है कि सीधी सीधी नदी आ रही हो, कहीं ना कहीं सिंचाई हो रही होगी और ये नदी भी किसी क्षेत्र को सींच रही होगी, बड़े क्षेत्र को। तो इन सब का क्षेत्र जितना भी होगा दोस्तों, जितने बड़े क्षेत्र की ये सिंचाई कर रही होंगी, उसी क्षेत्र को हम क्या बोल देते हैं? नदियों का अपवाह तंत्र कहते हैं। क्या बोल देते हैं उसे? नदी का अपवाह तंत्र। मतलब नदी, एक मेन नदी और उसकी सहायक नदियां मिलकर जितने बड़े क्षेत्र को सिंचती हैं, सिंचाई करती हैं, वो पूरे के पूरा क्षेत्र उस नदी का अपवाह तंत्र कहलाता है। जबकि बेसिन जो होता है एक पर्टिकुलर नदी का होता है कि ये नदी इतने बड़े क्षेत्र में है तो ये इसका बेसिन क्षेत्र। इतने बड़े क्षेत्र के पानी, मतलब इतने बड़े क्षेत्र में बह रही है, ठीक है, इतने बड़े क्षेत्र के एरिया में पानी बह रहा है इसका, तो वो क्षेत्र जो होगा वो इसका बेसिन बन जाएगा। पर्टिकुलर नदी, गंगा नदी का बेसिन होगा, अलग से और नदियां हैं उनका बेसिन होगा। तो बेसिन द्रोणी अलग है और अपवाह तंत्र अलग होता है। एक यही वाली बात समझने की है। और बात क्या समझने की है दोस्तों कि हमारे भारत के अंदर नदियों को दो भागों में इस तरीके से हम बांट लेते हैं। एक को बोलते हैं हम पूरबवर्ती नदियां, पूरबवर्ती नदियां, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट रिवर। क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट रिवर। और एक होती हैं अनुवर्ती नदियां या अपवर्ती नदियां। ठीक है, अपवर्ती नदियां दो प्रकार की नदियां होती हैं दोस्तों। अनुवर्ती नदियां और अपवर्ती नदियां, दो प्रकार से जाना जाता है। इसे बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट रिवर। अब देखो, ये कॉन्सिक्वेंट और इंसिडेंट जो रिवर है, इनकी पहचान क्या है? जो नदियां हिमालय के क्षेत्र में है और हिमालय से निकली हैं, हिमालय के एरिया में आती हैं, वो कौन सी है? पूरबवर्ती नदियां। और जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, उन नदियों को हम क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को क्या बोलते हैं? अपवर्ती नदियां। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। जो नदियां हिमालय के क्षेत्र में है या हिमालय से निकली है, एंटीसीडेंट रिवर। और जो नदियां प्रायद्वीपीय भारत में बह रही हैं, जैसे गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, और भी कई सारी नदियां हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? अपवर्ती नदी। तो इस तरीके से बांधा जाता है। जबकि नदी तंत्र की बात की जाए तो नदी तंत्र को हमारे देश में 4 भाग मेन माने जाते हैं। कौन कौन से नदी तंत्र हैं? एक तो नदी तंत्र है हमारे यहां पर, जैसे बोल देते हैं हम गंगा नदी तंत्र। ठीक है, गंगा
नदी तंत्र, ठीक है। या एक पूरा के पूरा हम ये ले सकते हैं कि हिमालय नदी तंत्र, ठीक है, हिमालय नदी तंत्र, ठीक है। वैसे तो मैं अलग अलग बता रहा हूं आपको, तो 4 में बताऊंगा। दूसरा होता है इसमें सिंधु घाटी, सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र। एक तीसरा होता है दोस्तों इसमें ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और चौथा होता है दोस्तों इसमें प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, ठीक है। ये इस तरीके से तंत्र के आधार पर नदी को 4 तंत्र में बांटा जाता है। गंगा नदी तंत्र, गंगा रिवर सिस्टम, सिंधु रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। जबकि हम यहां पर देखोगे 2 भाग में कैसे बांटा है हमने, पूर्ववर्ती नदियां और अपवर्ती नदियों के रूप में बांटा। पूर्ववर्ती में हिमालय वाली और अपवर्ती में प्रायद्वीप वाली नदियां आती हैं, ठीक है। एक बात ये समझ में आपको आनी चाहिए, एक बात ये समझ में आ गई होगी अपवाह तंत्र किसके कहते हैं और नदी छोटी बड़ी किस आधार पर होती है, ये वाली बात भी आपको यहां पर समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। फटाफट से रफ करता हूं मैं फिर। चले देखो आगे देखोगे इसमें और क्या समझने वाली बात है इसमें दोस्तों। देखो चाहे हम थोड़ा पढ़ें लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे, मेरी कोशिश यही होगी कि कुछ आपका छूटे नहीं, यहां पर सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो अब एक पॉइंट यहां पर आता है दोस्तों जिसे बोलते हैं हम सहायक नदियां, सहायक नदियां। और सहायक नदियों को इंग्लिश में बोला जाता है ट्रिब्यूटरी रिवर, सहायक नदियां किसको कहा जाता है, ठीक है। सहायक नदियां किसको कहा जाता है, ट्रिब्यूटरी रिवर्स किसको कहा जाता है। तो सहायक नदियां कहते हैं जब बड़ी नदी में आकर, कैसी नदी में दोस्तों, बड़ी नदी में आकर, बड़ी नदी में आकर छोटी नदियां मिलती हैं तो छोटी नदी को बड़ी नदी की सहायक नदी कहा जाता है, सहायक नदी कहा जाता है, ट्रिब्यूटरी रिवर कहा जाता है। देखो अभी मैंने बड़ी छोटी की पहचान क्या बताई कि बड़ी नदी किसको कहोगे, जिसका बेसिन या द्रोणी इसका क्षेत्रफल ज्यादा होता है। अब उसमें कोई छोटे क्षेत्रफल की, कम क्षेत्रफल की, कम बेसिन की, कम द्रोणी की नदी जब आकर बड़ी नदी में मिलेगी तो उस छोटी नदी को बड़ी नदी की क्या बोला जाएगा, सहायक नदी बोला जाएगा। एक ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर हो रहा है पॉइंट, समझ में आ रही है। बेसिन किसको कहते हैं ये भी समझ में आना चाहिए, सहायक नदियां किसको कहते हैं ये भी आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर है। और आगे बढ़े थोड़ा सा, देखोगे दोस्तों इससे आगे और बढ़ा जाए और क्या टर्म्स होते हैं नदियों के बारे में, वो सारे पॉइंट हम जान लेते हैं नदियों से रिलेटेड। अब देखोगे कुछ नदियां जब बहती हैं दोस्तों, देखो भारत में अगर नदियों की बात की जाए तो भारत में लगभग 77% नदियों का जल, भारत में 77% नदियों का जल कहां पर जाता है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। और सिर्फ 23% नदियां ही कहां पर जा रही हैं आपकी दोस्तों, अरब सागर की तरफ गिर रही हैं, अरब सागर की तरफ गिर रही हैं। 77% नदियां अपना जल कहां पर ले जा रही हैं, बंगाल की खाड़ी में। 23% ही कहां पर ले जा रही हैं, सिर्फ अरब सागर में ले जा रही हैं। अब देखो जब ये नदियां बहती हैं तो ये 2 ही माध्यम से बहेंगी, या तो ये पत्थर से बहती हुई, रेत से बहती हुई निकलेंगी, या बिल्कुल पथरीली जगह से बहती हुई निकलेंगी। जैसे हम मैदानी क्षेत्रों की ज्यादातर बात करें तो जब नदियां मैदानी क्षेत्र से निकलती हैं तो अपने साथ यदि इस तरीके से निकलती हैं तो कुछ सिल्ट को हम क्या बोल सकते हैं, गाद अपने साथ लेकर बहती हैं दोस्तों ये नदियां। जब ये नदियां अपने साथ सिल्ट और गाद लेकर बहती हैं तो जब लास्ट में जहां पर गिरती है नदी, देखो जहां पर नदी गिरेगी उसे बोलेंगे नदी का मुहाना। क्या बोलेंगे दोस्तों, मुहाना। नदी जहां पर गिरती है उसे क्या बोलते हैं, मुहाना।
और नदी जहां से निकलती है दोस्तों उसे क्या बोलते हैं? उद्गम। क्या बोलते हैं? उद्गम, ओरिजिन। यहां से नदी निकली उसे ओरिजिन, उद्गम, और जहां पर नदी गिरी उसे बोलेंगे मुहाना। तो ये सिल्ट या गाद लेकर बह रही है, तो ये सिल्ट और गाद को क्या करती हैं नदियां? अपने मुहाने पर इकट्ठा करती हैं। यही तो होगा भाई, जो चीज है उसमें वहां पर डालेंगी, इकट्ठा करेंगी। तो जब ये नदियां इकट्ठा करती हैं तो इकट्ठा होते 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 ये क्या होता है कि जो खड्डे टाइप का जहां पर ये नदियां गिर रही हैं वही क्या होने लगता है? ऊपर लेवल पे आने लगता है। भाई जो खड्डा होगा धीरे धीरे भरने लगेगा, भरेगा तो ऊपर आएगा, एक दिन ऊपर आएगा तो इसके बिल्कुल समतल एरिया में आ जाएगा। जब ये गाद या सिल्ट ज्यादा ऊपर आ जाता है दोस्तों तो क्या होता है? नदियों के पानी को निकलने में यहां पर अब दिक्कत होने लगती है और ये नदी का पानी इसी गाद या सिल्ट के एरिया को काटना शुरू कर देगा और ये काट काट के इस तरीके से यहां से बहना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से देखोगे बहना शुरू हो जाएगा और ऐसे कुछ टापू टाइप के यहां पर बन जाएंगे। इन्हीं टापू टाइप को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेल्टा। मतलब डेल्टा का निर्माण नदियां सिल्ट या गाद के रूप में करती हैं। किसके रूप में करती हैं? सिल्ट या गाद के रूप में करती हैं। अब क्वेश्चन ये भी आ चुका है पेपर में कि डेल्टा की आकृति कैसी होती है दोस्तों? मैक्सिमम टाइम ये देखा गया है कि डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार होती है। कैसी होती है? त्रिभुजाकार डेल्टा की आकृति होती है। अब दूसरी बात यहां पर समझने वाली क्या है? क्या सभी नदियां डेल्टा बनाती हैं? तो हाँ, भारत में लगभग नदियां डेल्टा बनाती हैं, कुछ नदियों को छोड़कर। अब जो कुछ नदियां डेल्टा नहीं बनाती तो वो क्यों नहीं बनाती हैं? सबसे पहला पॉइंट, वो इसलिए डेल्टा नहीं बनाती हैं दोस्तों कि वो जिस एरिया से बह रही हैं वहां से कोई गाद वगैरह बहाकर अपने साथ नहीं ले जा रही और वो पथरीले एरिया से बह रही हैं। कैसे एरिया से बह रही हैं? पथरीले एरिया से बह रही हैं। जब वो पथरीले क्षेत्र से बहकर जाती हैं और जहां अपने मुहाने पर गिरती हैं तो वहां पर कोई सेडिमेंट्स इकट्ठा नहीं कर रही हैं, वो कोई अवसाद इकट्ठा नहीं कर रही हैं, वो कोई सिल्ट गाद इकट्ठा नहीं कर रही हैं। और जब वो गिरती हैं तो गिरते टाइम उनके जो शेप होती है गिरने के टाइम वो कुछ वी आकार की इस तरीके से शंकुआकार शेप में वो गिरती हैं नदियां। ठीक है, मैं दोबारा से बनाता हूं इसको कैसे कि मान लो यही नदी अगर डेल्टा ना बना के क्या बनाती, ऐसी नदियां जो डेल्टा नहीं बनाती हैं वो क्या बनाएंगी दोस्तों? फिर एस्चुअरी बनाएंगी। क्या बनाएंगी? एस्चुअरी बनाएंगी। और कैसी जगह से बहती है? पथरीली जगह से बहती हैं। तो एस्चुअरी का क्या होगा कि जब ये नदियां गिरेंगी तो इनके गिरने का जो बेस होगा ना, ये वाला जो एरिया होगा वो ज्यादा होगा, मतलब पानी जो गिरेगा उस बेस से ज्यादा होगा, लेकिन पानी ये गिरते गिरते धीरे धीरे ऐसी करके कुछ शेप ले लेगा और इसी को हम क्या बोल देते हैं कि नदी किसका निर्माण कर रही है? एस्चुअरी का निर्माण कर रही है। किसका निर्माण कर रही है दोस्तों? एस्चुअरी का निर्माण नदी कर रही है। तो मेरे ख्याल से आपको डेल्टा और एस्चुअरी में क्या डिफरेंस है ये समझ में आ गया होगा। अब भारत में कौन कौन सी नदियां हैं? नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं दोस्तों जो किसका निर्माण करती हैं? एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी इतनी बात आपको। एस्चुअरी किसको बोलते हैं? डेल्टा किसको बोलते हैं? सहायक नदी किसको बोलते हैं? अपवाह तंत्र किसको बोलते हैं? बेसिन किसको बोलते हैं? द्रोणी किसको बोलते हैं? सारी बातें समझ में आ गई होंगी। कंफ्यूजन रहता है इन चीजों को लेकर। ठीक है, आगे बढ़ जाए, थोड़ी सी और आगे और बात करें। ठीक है, आगे इसमें थोड़ी सी बात और करें दोस्तों हम, तो देखोगे इन नदियों से रिलेटेड थोड़ी सी बात ये करते हैं, क्या इन नदियों से हमें कुछ लाभ है? क्या इन नदियों से हमें कुछ हानि भी होती है? नदी के पानी से कोई हानि भी है हमें, या नदी के पानी से हमें कोई लाभ भी है? तो हाँ दोस्तों, इसमें तमाम लाभ देखने को मिलेंगे। जैसे हम लाभ की बात करें कि नदियों का पानी हमारे लिए सबसे पहले स्वच्छ पानी होता है। ये प्राकृतिक जलधाराएं होती हैं तो ये हमारे लिए कैसा होता है? पीने योग्य होता है। पीने योग्य पानी होता है और पीने के काम आता है। सबसे पहला लाभ हो गया हमारे लिए, पीने योग्य पानी है क्योंकि प्राकृतिक जलधारा का पानी है। दूसरी बात इसमें वो एक अलग बात है कि हमने प्रदूषित कर दिया है, पानी को गंदा कर दिया है, तो वो हमने किया है एक्चुअल में। ठीक है, तो पीने योग्य पानी होता है। दूसरा, यही पानी हमारे लिए किसमें काम आता है दोस्तों? सिंचाई में भी काम आ रहा है। भाई जितनी भी नदियां हैं इन्हीं से निकाला जा रहा है ना कुछ नहर वगैरह जो भी निकल रही है इन्हीं से निकल रही है, तो सिंचाई के काम ये पानी हमारे आ रहा है। ठीक है ना। और देखोगे इससे क्या हो रहा है दोस्तों? इससे विद्युत का भी उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, विद्युत का उत्पादन भी इसी से किया जा रहा है। ठीक है, और क्या हो रहा है
इन्हीं नदियों से हम क्या है, नहरों का निर्माण भी कर रहे हैं। मतलब एक्चुअल में वो सिंचाई वाला पॉइंट ही यहां पर आ जाता है। नहरों का निर्माण भी इन्हीं नदियों से कर रहे हैं। तो ऐसे करके हमारे लिए काफी सारे क्या मिलेंगे, लाभ देखने को मिलेंगे। और हानि की बड़ी बात की जाए तो हानि क्या क्या होती है दोस्तों, कि नदी में हानि जब होती है जब प्रदूषित जल हो जाता है नदी का। जब प्रदूषित जल हो जाता है तो यही हमारे लिए क्या करेगा, हानि। अब ये प्रदूषित कब होता है, कि जब जो कंपनियां और फैक्ट्रियां होती हैं शहरों में, जो सीवेज होते हैं शहरों में, उन सीवेज का और कंपनियों का, फैक्ट्रियों का पानी जब नदी के पानी में मिल जाता है, चाहे वो गंगा नदी हो चाहे कोई और नदी हो, तो वो पानी कैसा हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। तो यहां पर आप ये भी लिख सकते हो कि सीवेज और फैक्ट्री के गंदे पानी से ये क्या होती हैं, प्रदूषित होती हैं। और किससे प्रदूषित होती हैं, आपने देखा होगा प्लास्टिक बहुत ज्यादा इसके अंदर जा रही है दोस्तों। क्या जा रही है, प्लास्टिक नदियों के अंदर बहुत ज्यादा जा रही है। तो प्लास्टिक से भी क्या होती हैं, प्रदूषित नदियां हो जाती हैं। ठीक है, और किससे हो जाती हैं दोस्तों प्रदूषित, और क्या हानि है, नदियों के ऊपर बड़े बांध बनाना भी हानि है। बड़े बांध, ठीक है, क्योंकि बांध बनाकर जब पानी रुका रहेगा काफी टाइम तक, तो वहां भी हानि आपके लिए हो जाएगी, वो भी पॉल्यूटेड हो जाता है। तो बड़े बांध बनाना भी नदियों के लिए खतरनाक होता है। ज्यादा बड़े बांध आप नदियों के ऊपर नहीं बना सकते। तो ऐसे करके कुछ लाभ और कुछ हानि भी आपको देख लेनी है, कुछ कुछ पॉइंट पढ़ लेने हैं आपको कि इनकी क्या हानि है और क्या लाभ है। स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, आगे थोड़ा सा और बढ़े। देखोगे दोस्तों, अगर नदी के पानी से रिलेटेड विवाद की बात की जाए, नदी के पानी से रिलेटेड अगर विवाद है, देखोगे विवाद दो तरीके से हो सकता है दोस्तों। यह विवाद या तो कंट्री में हो सकता है, कंट्री में, या देश के ही अंदर स्टेट्स में हो सकता है। ठीक है, हो सकता है भाई, या तो देखो दो कंट्री तीन कंट्री के बीच में नदी का विवाद हो सकता है, दो राज्य तीन राज्य के बीच में नदी का विवाद हो सकता है। तो ऐसा विवाद अगर होता है तो ऐसे विवाद को कौन निपटाएगा। अगर देखोगे दोस्तों, अगर विवाद दो कंट्रियों के बीच में या दो से ज्यादा कंट्रियों के बीच में है, तो उसको निपटाएगा आपका वर्ल्ड बैंक। कौन, WORLD, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, कौन निपटाता है, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, या फिर ये विवाद कहां पर जा सकता है, ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट के पास, चीफ जस्टिस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट भी इसको निपटा सकता है, वर्ल्ड बैंक। अगर विवाद स्टेट से रिलेटेड है दोस्तों, ठीक है, किससे रिलेटेड है, स्टेट से रिलेटेड है, मतलब दो राज्यों से रिलेटेड है। जैसे भारत की बात करें तो भारत में अगर विवाद है तो इसके लिए भारत सरकार ने एक बोर्ड बनाया है, IRWDA, ये बोर्ड बनाया है। और इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। कब हुई थी दोस्तों, 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। मतलब इसकी फुल फॉर्म होती है इनर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट। इसे क्या बोलते हैं, मैं फुल फॉर्म लिख देता हूं, इनर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट। ठीक है, 1956 में इसको बनाया गया था। जैसे हमारे देश में कावेरी जल विवाद काफी फेमस है, कर्नाटक और तमिलनाडु के अंदर है। तो जैसे अगर इसकी बात करोगे तो कंट्री के बीच में सिंधु नदी जल विवाद भी रहता है, या फिर और भी कई सारी नदियों के बीच में विवाद है, देशों के बीच में। तो विवाद अगर किसी से रिलेटेड है तो विवाद को कौन निपटाएगा, यहां पर देखोगे देशों के बीच में है तो वर्ल्ड बैंक, ठीक है, या ICJ IGC लिख सकते हो यहां पर, इंटरनेशनल कोर्ट, या फिर स्टेट के बीच में है तो इसे IRWDA, जिसकी स्थापना 1956 में की गई थी, इनर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट जिसको बोला जाता है, ये विवाद को निपटाएगा। तो देखोगे ये नदी से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे से कीवर्ड्स मैंने आपको अभी बताए हैं। ठीक है, अभी मैंने किसी नदी तंत्र की आपसे बात नहीं की है कि नदी तंत्र किसको बोला जाता है। अब देखो भारत में अगर हम नदियों की बात करेंगे दोस्तों, तो भारत में सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, गंगा नदी की बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे, गंगा नदी की बात करेंगे।
अब देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस पेपर में आ जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं नदियों से लेकर। बताऊं, जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए भारत में सबसे ज्यादा मिट्टी का कटान करने वाली नदी किसको कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए भारत में सबसे ज्यादा मार्ग परिवर्तित करने वाली नदी किसको कहा जाता है, अपने मार्ग को सबसे ज्यादा बदलने वाली नदी किसको कहा जाता है। अभी पता पड़ी कि रात में इधर बह रही है और फिर दिन में इधर बह रही है, रात हुई तो कहीं और बह रही है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, पेपर के अंदर। तो यहीं से महाखड्डों का निर्माण कौन सी नदी करती है, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आ जाता है कि बताइए कि नदियां गॉर्ज का निर्माण कैसे करती हैं। गॉर्ज बोलते हैं वी शेप की जो घाटी होती है। तो क्या होता है दोस्तों कि जब नदी पथरीले एरिया से बहती है, तो पथरीले एरिया से बहेंगी तो वहां पर जब दो नदियां किसी पहाड़ या पथरीले एरिया के माध्यम से बहती हैं तो वहां पर ये रिफ्ट वैली का निर्माण करती है। किसका, रिफ्ट वैली। अब देखो ये कैसे होता है कि मान लो जैसे आपने देखा होगा, क्वेश्चंस पढ़ा होगा सतपुड़ा, ठीक है, कि सतपुड़ा को हम भ्रंश घाटी के रूप में जानते हैं। सतपुड़ा के भ्रंश से बहने वाली कौन कौन सी नदियां हैं, तो सतपुड़ा के भ्रंश से बहने वाली नदियों में कौन कौन सी आती हैं, नर्मदा और ताप्ती नदियां आती हैं। कौन सी आती है, नर्मदा और ताप्ती नदियां आती हैं। तो भ्रंश क्या होता है मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब कोई चट्टान हो और चट्टान बीच में से दरार पड़ जाए, टूट जाए, तो उस चट्टान से होकर बहने वाली नदियों को हम भ्रंश नदियां भी कहते हैं, या उस घाटी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्ट वैली भी बोलते हैं। ठीक है, भ्रंश घाटी बोलते हैं। तो यही भ्रंश घाटी को क्या करती है, नदी धीरे धीरे काट काट के गहरा करती रहती है, और गहरा करते करते क्या बन जाता है, इसमें इस तरीके की जो आकृति बन जाती है उसको ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों, गॉर्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गॉर्ज। जैसे सिंधु नदी गॉर्ज का निर्माण करती है। भारत में सबसे गहरा गॉर्ज बनाने वाली नदी कौन सी है, सिंधु नदी गॉर्ज का निर्माण करती है, और ये वी शेप में ही होता है। तो जहां बहुत गहरा इस तरीके से बन जाए उसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, गॉर्ज बोलते हैं। ठीक है, तो इतने पॉइंट मुझे लग रहा है समझ में आए होंगे आपको। और इससे आगे वाली अब जो चीज होगी वो होगी नदियों का सिस्टम समझाना। मैं कल बात करूंगा आपसे दोस्तों गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी में किस किस तरीके से कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, कौन कौन से स्टेट से बहती है, कौन कौन से स्टेट में कितनी लंबाई है इसकी, ठीक है, और कितनी टोटल लंबाई है, सारी जानकारी गंगा से रिलेटेड जो भी होगी, कब ये राष्ट्रीय नदी इसको घोषित किया गया है, सारी चीजें, कौन कौन सी इसके लिए योजना और कौन कौन सी इसके ऊपर बांध है, सारी बातें हम कल करेंगे। आज थोड़ा सा सिर्फ रिवर्स सिस्टम को समझाना था कि रिवर्स सिस्टम में जो कीवर्ड्स होते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपको समझ ही नहीं आते कि अपवाह तंत्र, बेसिन, द्रोणी होता क्या है, वो सारी चीजें आज समझाने का मकसद था। ठीक है, कल करता हूं मैं आपसे बात नेक्स्ट वीडियो में। इसको देखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ओके, टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।